बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आप लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, आर्किटेक्चर हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, इसी तरह के जो लोग हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उनके लिए ये रिटर्न है। अगर आप अपनी रिटर्न खुद करना चाहें तो इस वीडियो को अगर आप फॉलो करें, ध्यान से देखें, बड़ा आराम से कर सकते हो। आप फॉर्म ओपन करें, जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है, 2021 या 2020, ये यहाँ पे हम 2021 की वर्किंग करेंगे। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। अगर आप इसको स्किप करके या तेज़ी से देखेंगे तो फिर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बिज़नेस में अदर रेवेन्यू में आपने आना है और पूरे साल में जो आपकी सेल्स थी, जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू था, जो इनकम थी, वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट है वो आप कहें कि वो सारे का सारा आपकी सेल है। अगर तो एक्चुअल ऐसा है तो बेशक वो लिखें, अदरवाइज़ जो आपको लगता है एक्चुअल सेल कितनी है वो लिखें आप। उसके बाद मैनेजमेंट एडमिन एक्सपेंसेस पे आप आएँ। यहाँ पे रेंट का एक्सपेंस है। अगर आपका हॉस्पिटल, शॉप, ऑफिस रेंट पे है तो जो एग्रीमेंट आपने किया हुआ है उस पे जो साल का रेंट बनता है, जो पे किया आपने, वो यहाँ पे लिखें आप। इसी तरह वन बाय वन आप बाकी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, जो सैलरीज पे करते हो, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल आप पे कर रहे हो वहाँ पे सबको आपने वन बाय वन ऐड कर लेना है। कोशिश करें ये जो आप एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो बिज़नेस पर्सन है, बिज़नेस कर रहे हो, तो कुछ डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बेशक आपके पास 100% चीज़ें ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। जैसे बिजली का बिल है, रेंट का एग्रीमेंट है, ठीक है, आप लोगों को सैलरी देते हो तो आपके पास एम्प्लॉयज़ नज़र आएंगे, जी ठीक है, आप सैलरी क्लेम कर रहे हो, एक्सपेंस तो आप पे भी कर रहे हो, ठीक है। प्रोफेशनल चार्जेस, आपने रिटर्न फाइल करवाई, ऑडिट करवाया, अकाउंट्स फाइनल करवाए, जो भी आप दे रहे हो किसी प्रोफेशनल को, ये आपने यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस लेने हैं। और जो टैक्स होता है वो प्रॉफिट पे होता है, आपकी सेल पे टैक्स नहीं होता जी। और जो अदर एक्सपेंस हैं, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें एक लमसम अमाउंट ले लें कि कुछ ऐसे एक्सपेंस जो आपको याद नहीं है लेकिन नॉर्मल बिजनेस में चलते रहते हैं छोटे छोटे, तो कैलकुलेट करें। उसके बाद जब आप ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम में आएंगे तो सबसे टॉप पे इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस आपके पास आ गया। पॉजिटिव फिगर प्रॉफिट को शो कर रही है, इनकम को शो कर रही है, नेगेटिव होती तो ये लॉस होता आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपने आना है यहाँ पे बिजनेस एसेट्स में। फ्रेंड्स, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में बिजनेस का कोई एसेट नहीं लिखना सिवाय कैपिटल की अमाउंट के। जैसे ये कैपिटल है, कैपिटल वो अमाउंट होती है जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपना क्लिनिक 5 लाख से स्टार्ट किया था। 5 लाख में हमने फर्नीचर लिया, कुछ मशीन्स ली, बेड शेड लिए, बाकी चीज़ें ली, तो 5 लाख हमारा एक्सपेंस हुआ था, ठीक है। तो 5 लाख कैपिटल था हमारा। इसमें प्लांट मशीनरी 4 लाख की है। अदर एसेट्स में आप 1 लाख जो है वो लिख सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके को एक एक एसेट्स की वैल्यू का नहीं पता तो आप उसको कैलकुलेट करने पे टाइम वेस्ट करो। यहाँ पे 5 लाख लिख के ऊपर अदर एसेट्स में भी 5 लाख लिख दे तो काम चल जाएगा। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कैपिटल आपने यहाँ पे लिखना ज़रूर है अगर आपने कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है अपने जो बिज़नेस को स्टार्ट करने पे, और ये कैपिटल वेल्थ में हमने शो करना है 5 लाख, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट है, अगर बिज़नेस के टाइटल पे जितने भी बैंक अकाउंट हैं, कोई बैंक अकाउंट वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं करना। यहाँ पे पर्सनल में हमने कुछ भी नहीं शो करना, ठीक है। ये हमने सिर्फ कैपिटल की अमाउंट जो है वो वेल्थ में लिखनी है, वो मैं आपको बताऊँगा जी। ये आपकी एंट्री होगी। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आप सिर्फ इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हो। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, जैसे आप कपड़े परचेज़ करते हो तो उस पर अक्सर सेल टैक्स होता है, ग्रॉसरी पे सेल टैक्स होता है, वो नहीं क्लेम कर सकते। जस्ट इनकम टैक्स आपने जहाँ पे किया है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। गाड़ी पे किया है, गाड़ी के टोकन टैक्स जब आप पे करते हो तो उसमें आप देखें तो एक आपको लिखा हुआ इनकम टैक्स भी नज़र आता है, तो उस टोटल अमाउंट में से जो इनकम टैक्स का पोर्शन है वो आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा एडजस्टेबल में ये जो पेमेंट फॉर सर्विसेज लिखा हुआ है ना 8%, आपने इसमें एंट्री नहीं करनी, ये आपके लिए नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपकी एंट्री अगले मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा एक जो करने वाली है।
ये कैश विदड्रॉल पे कोई टैक्स अगर बैंक में कटा है, बिजली का बिल है आपका, ठीक है, ये मोटर व्हीकल है, ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ट्रांसफ़र फ़ीस जो भी आपने पे की है, उसको जब आप रीड करेंगे तो उसमें जो इनकम टैक्स आपने पे किया है वो जस्ट आप क्लेम कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने व्हीकल टैक्स की जो टोटल अमाउंट थी वो बनती थी लेट्स सपोज 50,000 और उसमें इनकम टैक्स था 15,000, तो आपने 50,000 यहाँ पे क्लेम करना है। ऐसी गलती नहीं करनी, जस्ट इनकम टैक्स आपने क्लेम करना है, ठीक है। ये जो आपसे रेलेवेंट हो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करें और उसके सामने चीज़ आप ऐड कर सकते हो। जैसे अब अगर हमारे पास ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो हम उसको ऐड कर दें। किसी भी व्हीकल वाले में आप ऐड करके टैक्स लिख देंगे तो काम चल जाएगा, इसमें कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको सेपरेट समझ नहीं भी आती तो किसी एक के अंदर भी लिख सकते हो। अब ये बिजली का बिल है कमर्शियल इंडस्ट्रियल, अगर आपके उधर ऑफिस में क्लिनिक पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, आप बिल पे कर रहे हो, बेशक वो आपके नाम नहीं है, आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो आप उसका टैक्स क्लेम कर सकते हो। इसको कैलकुलेट साथ साथ करते रहें ताकि ये डाटा सेव भी हो जाए और आपको टोटल पता लगता रहेगा कि हमारा विद होल्डिंग टैक्स कितना हो गया। जैसे अब ये 66,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनल टैक्स में इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये किसी पर्सन का किसी का नहीं होगा, तो ज़रा जो है ना, ये किसी का जिसका है वो उसको ज़रा ध्यान से देख ले। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको नज़र आएगा पेमेंट फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 153, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली ज़्यादातर सर्विसेज का 10% होता है, लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है 2% भी है, 3% भी, ठीक है। अगर आपका 3% कटा है तो आप 3% वाले के सामने लिखें। नॉर्मली 10% होता है तो मैं 10% कंसीडर कर रहा हूँ कि जी हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी, सब पे नहीं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उस पे टैक्स कटा था 10%। जैसे आप डॉक्टर हैं, इनडोर आउटडोर आप जो है वो ड्यूटीज़ कर रहे हो तो उस पर आपको 10% की डिडक्शन होती है। इसके अलावा कुछ टीचर्स भी हैं, उनकी भी वो जब कोई सर्विसेज देते हैं तो 10% की डिडक्शन होती है, वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये जो पूरी इनकम में से कुछ पोर्शन था तो वो जो 1 लाख पे जिस पे टैक्स कट गया था वो आपने यहाँ पे अदर रेवेन्यू में दरमियान वाले बॉक्स में लाजमी लिखना है। इससे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, ये फाइनल टैक्स में आ गई है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आप देख रहे हो जो आपसे रेलेवेंट है, जितना आपका टैक्स कटा है आपने जस्ट उसमें एंट्री करनी है, और जो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे वो आपने अदर रेवेन्यू में जाके वहाँ पे लाजमी दरमियान वाले बॉक्स में लिखनी है ताकि उसका जो क्रेडिट है वो आपको मिल सके, अदरवाइज़ वो दोबारा उस पर भी टैक्स लग जाएगा। अब जब कंप्यूटेशन पे आप आते हो तो वो आपको बाइफरकेशन सिस्टम बता देता है कि नॉर्मल टैक्स में आपकी कितनी है। अब देखें हमारा जो नॉर्मल टैक्स में है वो 10,90,000 है, ठीक है, और 1 लाख जो है वो फाइनल टैक्स में, क्योंकि हमने पहले टैक्स पे कर दिया है। अब रिकन्सिलेशन में आप आओगे, ये भी मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि रिटर्न से फिगर्स को वेल्थ में कैसे लेके आना है ताकि आपका इनफ्लो ठीक तरह से हो। अब ये नॉर्मल टैक्स में जो थी 10,90,000 उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको कैलकुलेट करें। और इसी तरह जब कंप्यूटेशन पे आप जाएंगे और वहाँ पे कंप्यूटेशन में देखेंगे जो दरमियान वाले रो में फिगर्स आ रही हैं वो एग्जैम्प्ट होती हैं या फाइनल या फिक्स होती हैं। अब आपको पता है कि ये फाइनल टैक्स में आती है क्योंकि हमने टैक्स पे किया है। अगर एग्जैम्प्ट होती लाइक एग्रीकल्चर इनकम तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं होता, वो हमने एग्जैम्प्ट में लिखनी थी। लेकिन अब ये वाली जो 1 लाख हमने लिया है इस पे ऑलरेडी हम टैक्स पे कर चुके हैं तो ये फाइनल टैक्स में आती है। इसको कॉपी करें और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आप आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको कैलकुलेट करें। अब ये आपका टोटल इनफ्लो बन जाता है कि आपने पूरे साल में अर्निंग कितनी की, आपके पास पैसा आया कितना, ठीक है। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं वेल्थ में। पर्सनल एक्सपेंसेस में जो आपके एक्सपेंस हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस में मैं हर दफ़ा ही आपको ये कहता हूँ कि 1 बाय 1 लिखने की बजाय लंप सम एक फिगर लिख दें, ताकि 1 बाय 1 लिखेंगे तो वो है जो आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसलिए 1 बाय 1 ना लिखें जी। अब उसके बाद पर्सनल एसेट्स में आप आएँ। पर्सनल एसेट्स में ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो वेल्थ स्टेटमेंट पे ऑलरेडी अपलोड की है, अगर आपके पास टाइम हो आप समझना चाहें तो आप और भी देख सकते हो, ठीक है। ये बिजनेस कैपिटल जो हमने यहाँ पे लिखा था, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ज़रूरी यहाँ पे बिज़नेस का नाम लिखना है, ठीक है। जो बिज़नेस एनटीएन में आपने ऐड किया हुआ है, जिसका आप बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अगर नहीं किया तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो बिज़नेस के अकाउंट में करें, अपने पर्सनल अकाउंट में ना करें।
ज़रूरी नहीं है एक बिज़नेस ही ऐड करें, आप चाहे तो 10 बिज़नेस भी ऐड कर सकते हो, जो आपके बिज़नेस हैं वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जस्ट आपके पर्सनल एसेट्स हैं, ना तो आपने बिज़नेस का अकाउंट शो करना है, ना बिज़नेस के एसेट्स या कोई अगर मशीनरी है तो वो शो करनी है, वो सब वहाँ पे चली जाएगी जहाँ चली गई है जहाँ पे हमने कैपिटल लिखा था पहले जी। अगर कोई चीज़ 30 जून 2021 को आपके पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट थी हमारी, वो हमने सेल कर दी थी, तो उसको यहाँ से डिलीट कर दें। बैंक के बैलेंस जो भी हैं आपके, वो आपने 30 जून 2021 वाली डेट में जो क्लोजिंग बैलेंस है पर्सनल अकाउंट्स के, वो सब शो करने हैं आपने, ठीक है। और जो बिज़नेस अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो मैंने आपको पहले बताया वो यहाँ पे नहीं आएगा। बैलेंस की जो डेट है वो 30 जून होगी, 30 जून वाला जो बैलेंस है वो लिखना है आपने। गाड़ी आपके नाम है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करें, गाड़ी का नंबर लिखें और जस्ट उसको ऐड कर दें। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोशिश करें अपना कोई भी जो एसेट है वो हाइड ना करें, ठीक है। और वेल्थ स्टेटमेंट को अगर आपने कंप्लीट समझना हो तो वेल्थ स्टेटमेंट अभी मैं एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट वर्किंग के नाम से, तो उसको आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है। एसेट्स इन अदर्स नेम में आपकी वाइफ के नाम, आपके बच्चों के नाम, कोई भी चीज़ है, प्लॉट है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बैंक का अकाउंट है, कुछ भी है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ कि आपको जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें जो है ना कोशिश करता हूँ सिंपल तरीके से आपको सारी एंट्रीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूँ। लेकिन अक्सर फिर आप ये करते हो, जब आप इसको स्किप करके देखते हो तो फिर आप उस चीज़ को मिस कर देते हो और वो बाद में आपको समझ नहीं आती, या तो फिर आप गलत कर लेते हो या फिर आप समझते हो कि शायद मैंने जानबूझ के आपसे वो चीज़ हाइड की है। ऐसा नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, इसको 10-15 मिनट की वीडियो होती है तो आप बड़ा इजीली इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप सर्विसेज लेना चाहें तो मैंने नंबर दिया है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, व्हाट्सएप कर दें मुझे आप, या किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से आप अपना काम करवा सकते हो। वेल्थ स्टेटमेंट में बस ये ध्यान रखिएगा, आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं। आपके पास जो एसेट है 30 जून वाली डेट पे, वो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है, ठीक है। जो भी एसेट्स है, कोई बैंक अकाउंट है, जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके नाम पे अगर कोई भी एसेट है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। बैंक अकाउंट है, कार है, प्लॉट है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, व्हाट्सएवर कुछ भी है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर ये आप ऊपर भी लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इसका जो इफ़ेक्ट है वो सेम ही होगा, तो इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सिर्फ ये एक रूल जहन में रखना है कि कोई चीज़ आपने छुपानी नहीं, आपने ट्रू एंड फेयर रहना है और जो चीज़ है वो शो करनी है। इसको कैलकुलेट करें ताकि आपका जो डाटा है वो अपडेट हो जाए। कोई नई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर है तो वो ऊपर आपको पोर्शन नज़र आ रहा है। ये सारे बैंक अकाउंट्स आ गए। अब रिकन्सिलेशन में आप आएँ तो ये माइनस में फिगर आ रही है। माइनस में फिगर का मतलब है कि आपके एसेट्स अभी कम हैं, इसका मतलब आपने अपनी कोई चीज़ अभी पूरी तरह से शो नहीं की। तो आप चेक करें कोई बैंक बैलेंस तो कम नहीं है, आपने भूल तो नहीं गए इसको अपडेट करना, या कोई और एसेट जो आपने परचेज़ किया था वो आप लिखना भूल गए हो, ठीक है। मतलब माइनस का मतलब है कि आपने एसेट्स कम शो किए हैं उतनी अमाउंट से। तो मैंने बैंक बैलेंस को अपडेट किया कि जी हमारा बैंक बैलेंस कम था। उसके बाद जो कैश की फिगर होती है वो बैलेंसिंग फिगर होती है, उसमें अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर भी दें तो इतना मसला नहीं होता। तो मैंने उसको डिलीट किया और टोटल जो डिफरेंस आया था माइनस का, मतलब वो मैंने कैश इन हैंड में पेस्ट किया है और इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया जी। अब आप देखेंगे हमारा जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो होगी देन आप अपनी जो रिटर्न है वो सबमिट कर सकते हो, अगर आपका कोई टैक्स पेएबल नहीं बन रहा, ठीक है। एट्रीब्यूट में आपने बिजनेस लाजमी सेलेक्ट करना है। आप क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हो तो SERV लिखेंगे ना तो वो सर्विसेज से रिलेटेड सारी कैटेगरीज दे देगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूटन बन के बैठ जाएं और अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल रही तो आप परेशान हो। आप अदर सर्विसेज सिलेक्ट करें और उसको काम चला दें। अगर आपसे रेलेवेंट आ गई है तो उसको सिलेक्ट कर लें। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, अदरवाइज डाटा हमने रिटर्न में जो देना है वो उसी का ही काम है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जी। अब आपका क्योंकि एडमिटेड टैक्स नहीं है
रिफंडेबल बन रहा है, इसलिए आप अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हो। अगर आपका फ्रेंड्स एडमिटी टैक्स बन जाए, मतलब कि आपने जब रिटर्न फाइल की और एडमिटी टैक्स ये यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है इसके सामने अगर आपका टैक्स आ जाता है तो फिर आपको चालान पे करना पड़ेगा एडमिटी टैक्स का। ये अभी मैं आपको जो है वो टैक्स बताता हूँ कहाँ पे आएगा जी। अभी क्योंकि रिफंडेबल बन रहा है तो हम अपना रेवेन्यू ज़्यादा करते हैं ताकि हमारा टैक्स ज़्यादा बने और वो एडमिटेड बन जाएगा फिर। जी, इसको कैलकुलेट किया। अब आप कंप्यूटेशन पे जब दोबारा आएंगे तो आप देखें 1,12,693 एडमिटी टैक्स बन गया। अब आपकी रिटर्न जब तक जमा नहीं होगी जब तक आप इसका चालान नहीं पे करोगे, ठीक है। एडमिटी टैक्स चालान की वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक दे दूंगा, वैसे भी नेट पे मिल जाएगी। आपने चालान बनाना है, उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब पेमेंट कर दोगे तो 4-5 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। इधर आके आपने प्लस पे क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है, वो अटैच हो जाएगा इधर। उसके बाद दोबारा डाटा में आना है और कंप्यूटेशन पे आगे आपने 2-3 दफ़ा कैलकुलेट दोबारा से कर देना है। जब आप कैलकुलेट करोगे चालान को अटैच करने के बाद तो ये जो एडमिटी टैक्स की अमाउंट इधर नज़र आ रही है ये यहाँ से दरमियान वाले बॉक्स में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिंपल सी वीडियो थी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।